Now we come to the numerical number 17 students. और न्यूमेरिकल नंबर 17 आपको कहता है कि एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज सराउंडेड बाय ए होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। यानी ये हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन गया। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर्स। पहले बच्चों एक बार ध्यान से डायग्राम को समझ लेंगे। मैं डायग्राम बनाता हूँ और आपके सामने बना डायग्राम रखूँगा। ये आपके सामने डायग्राम है। अंदर एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके बाहर एक होलो सिलेंडर है और इसके बीच का जो स्पेस है, जब हम सॉलिड सिलेंडर को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो बाहर वाले सिलेंडर के अंदर वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब इन दोनों सिलेंडर के बीच का जो स्पेस है बच्चों, इस बीच के स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है इस तरीके से। हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। दोनों साइड में आपकी ये डायरेक्शन होगी। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बच्चों हमें सबसे पहले यहाँ एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। और अब ध्यान से देखना, ये डॉटेड जो सरफेस मैं बना रहा हूँ, ये डॉटेड सरफेस एक गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ आपको बहुत ही थोड़े से स्पेस में 3 सिलेंडर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अंदर वाला ब्लैक कलर का जो सिलेंडर है वो सॉलिड सिलेंडर है। ग्रीन कलर का जो सिलेंडर है वो बाहर होलो सिलेंडर है और जो डॉटेड आपको दिखाई दे रहा है ये गॉसियन सरफेस है। अब इस गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है बच्चों, और यही डायरेक्शन यहाँ पर ds की होती है। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े तो आप लिख सकते हैं कि फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। अब इसको आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 है। यहाँ ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अब ई को आप बाहर निकाल सकते हैं, निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। गॉस लॉ से आप फाई को लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दैट्स वाई ये हुआ बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। आप इस गॉसियन सरफेस पे जो एलिमेंट लिया है आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इट बिकम्स एस। और एस क्या होता है सिलेंडर के केस में, ई इज़ इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, जहाँ पर एल इस सिलेंडर की लेंथ है और आर आपकी रेडियस है। तो E इज़ इक्वल टू, अब इसको नीचे ले लीजिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, और Q बाई एल को हम लैम्डा लिख सकते हैं। तो इट इज़ लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके सामने आप लिख सकते हैं बिकॉज Q अपॉन एल इज़ इक्वल टू सिग्मा लैम्डा। Question number 18. In a hydrogen atom, the electron and proton are bound at distance about 0.53 angstrom. बच्चों हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.253 एंगस्ट्रॉम है। Here the distance r is equal to 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इट बिकम्स 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। दोनों के चार्ज जो हैं वो आपके सेम है, बस चार्ज के साइन में डिफरेंस है और कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, टेकिंग द जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट, यानी u इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो मानना है, जो हमने कन्वेंशन लिया हुआ है पहले से ही। तो अब आपको कैलकुलेट करना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Here Q1 is electron and Q2 is proton. So Q1 is 1.6 into 10 to the power -19
with negative sign, और Q2 is 1.6 into 10 to the power minus 19 और divided by R 0.53 into 10 की पावर माइनस 10। तो एक लाइन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 विद नेगेटिव साइन और डिवाइडेड बाय 0.53, ये नंबर्स इसमें आए हैं, इंटू 10 की पावर 9 पॉजिटिव, 19 और 19 माइनस 38 नेगेटिव, और ये 10 ऊपर जा कर के हो जाएगा पॉजिटिव। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो हमें इस एनर्जी की वैल्यू मिलती है, जो निकला वैल्यू हमें मिलती है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आफ्टर कैलकुलेटिंग इट। और इसमें हमने ये यूज़ किया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये हमने इसमें यूज़ किया है, ये कन्वेंशन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, बस अब आपको पूरा बोर्ड दिखेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुई। अब हमने इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना हुआ है, तो इसका मतलब द नेट पोटेंशियल एनर्जी जो नेट पोटेंशियल एनर्जी हुई वो किसके बराबर हुई? जो पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम की निकालते हैं उसमें से जो रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इट मीन्स यहाँ आ गया ये -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनफाइनाइट पर आपकी एनर्जी ज़ीरो है, तो फिर ये आपका आंसर 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद नेगेटिव। फिर बच्चों इसका बी पार्ट हमें सोल्व करना है, और बी पार्ट में हमसे ये चाहते हैं कि हम व्हाट इज़ द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन ऑर्बिट इज़ हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये कहता है कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ। तो बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको आपको पॉजिटिव ही लेना है, और ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना पोटेंशियल एनर्जी है और इतनी काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द आंसर इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उस सिस्टम की टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उनको फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, वो कितनी होगी? वो जस्ट इसके अपोजिट होगी बच्चों। तो फिर ये क्या होगी आपकी? इज़ इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इट बिकम्स 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी उसको फ्री करने के लिए चाहिए। अब बच्चों इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी? ए और बी के आंसर्स क्या होंगे? इफ़ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रॉम, मतलब जो रेफरेंस एनर्जी है जिसको हम इनफाइनाइट मानते थे, अगर वो एनर्जी 1.06 डिस्टेंस वाली एनर्जी है, तो रेफरेंस एनर्जी किसके बराबर होगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इस बार हमें दिया हुआ है 0.16 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मैंने 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, इनटू
अगर आप इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हैं तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो देखिए डिस्टेंस डबल हो गई है। अगर डिस्टेंस डबल हो गई है तो एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद पहले वाली एनर्जी की हाफ आएगी। जैसे पहले आपकी एनर्जी आई थी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस बार जो एनर्जी आएगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कैलकुलेट करने के बाद। तो नाउ स्टूडेंट्स इट इज़ द रेफरेंस एनर्जी। तो हम जब भी एनर्जी निकालते हैं तो रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी को घटाते हैं, जैसे मैंने इनफाइनाइट वाली एनर्जी को घटाया था। तो हमारा जो अब ए वाला आंसर होगा, देखिए ए वाला आंसर, तो ए वाला आंसर आपका नेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, जो एनर्जी आप निकालते हैं यू और माइनस रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी। आपने एनर्जी निकाली कितनी थी ए में, आपको 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें से रेफरेंस पॉइंट वाली एनर्जी आपको घटानी है। तो अब आपका जो आंसर बनेगा वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। तो अब आपका ए का आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों अगर बी का देखना है आपको, तो बी में आपकी नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आनी है। अब आप देखिए बी का आंसर कितना है, बी में आंसर है नेट पोटेंशियल नहीं, उसमें टोटल एनर्जी चाहिए। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, और हियर द पोटेंशियल एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा मैंने पहले कहा था इसमें नेगेटिव नहीं लेंगे, डिवाइडेड बाय 2। और अब अगर आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो बच्चों टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर हम रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी 13.6 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके आंसर चेंज हो जाएंगे और अब आपके आंसर ये होंगे जो अब मैंने कैलकुलेट किए हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ वन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज़ रिमूव्ड, अगर आपने H2 मॉलिक्यूल्स में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से आपने एक निकाल दिया है तो बस खाली एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2 प्रोटॉन उसके अंदर बचेंगे। In the ground state of H2 plus, the 2 protons are separated by 1.5 एंगस्ट्रॉम। मतलब 2 प्रोटॉन है, ये आपका E प्लस और ये E प्लस, और इनके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है 1.5 एंगस्ट्रॉम, ये वाली डिस्टेंस। चलिए, एंड द इलेक्ट्रॉन इज़ रफली 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इनसे लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है। ये 1 एंगस्ट्रॉम, ये 1 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये 3 चार्ज का सिस्टम बन गया है, और इस 3 चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमारे पास 3 चार्ज का एक सिस्टम बनता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31, ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर Q1 Q2 Q3 तीनों चार्ज सेम है, बट उनके साइन में डिफरेंस है, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। डिस्टेंस भी आपको तीनों गिवन है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20, 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस A एंड B। इसमें हमारे पास 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स है, एक की रेडियस A है और एक की रेडियस B है। मान लेते हैं इसकी रेडियस A है और ये दूसरा स्फीयर है, इसकी रेडियस मान लेते हैं B है। चलिए ठीक है।
और आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई ए वायर, इनको एक वायर से हमने जोड़ दिया है। तो जैसे ही हम वायर से जोड़ेंगे तो आपको पता है बच्चों कि चार्ज एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पर जाना शुरू हो जाएगा और वो तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। मान लीजिए इसके पास चार्ज Q1 था, इसके पास चार्ज Q2 था, तो आइदर फ्लोज फ्रॉम Q1 टू Q2 और फ्लोज फ्रॉम Q2 टू Q1। ये डिपेंड करेगा कि Q1 Q2 में से कौन बड़ा है। यूज़ द रिजल्ट ऑब्टेन टू एक्सप्लेन वाई चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर इज हायर देन इट्स फ्लैटर सरफेस। तो सबसे पहले तो हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो निकालना है। E1/E2 आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। मान लीजिए इस कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो बच्चों E1 और E2 को निकालना बेहद आसान काम है आपके लिए। E1/E2 इज़ इक्वल टू, इस वाले कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0। इसका चार्ज है Q1 और इसकी रेडियस आपकी A है तो A², Q/R² होता है। इसी प्रकार से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 इंटू Q2/B²। अब बच्चों ये 1/4πε0 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो जो आपको मिल रहा है यहाँ पर वो Q1/Q2 और इंटू B²/A²। इसमें Q1 और Q2 हमारी एज्यूम की गई क्वांटिटी है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको Q1/Q2 निकालना पड़ेगा। तो नाउ स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पहले का पोटेंशियल V, पहले वाले कंडक्टर का पोटेंशियल 1/4πε0 इंटू Q1/A है और इतना ही पोटेंशियल दूसरे कंडक्टर का भी है 1/4πε0 Q2/B, क्योंकि तब तक चार्ज ट्रांसफ़र होता रहता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो आपने दोनों के पोटेंशियल को इक्वल लिख दिया है, इससे हमने इसको कैंसिल किया, तो Q1/Q2 इज़ इक्वल टू A/B। अब ये जो हमारे पास Q1/Q2 इज़ इक्वल टू A/B आया है, इस रिज़ल्ट को आप यहाँ यूज़ कर लीजिए और इट बिकम्स E1/E2 इज़ इक्वल टू Q1/Q2 मीन्स A/B और इंटू B²/A²। यहाँ देखिए बच्चों, एक पावर A की और एक पावर B की कैंसिल एंड इट बिकम्स B/A। इट इज़ द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर्स। अब ये स्टूडेंट्स हमसे चाहते हैं कि यूज़ द रिजल्ट ऑब्टेन टू एक्सप्लेन वाई चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प और पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर इज़ हायर देन ऑन इट्स फ्लैटन सरफेस। जो फ्लैटर सरफेस होती है उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है, इसको आप इस रिज़ल्ट की हेल्प से प्रूव कीजिए। देखिए बच्चों, अभी अभी आपने पढ़ा है कि E1/E2 इज़ इक्वल टू B/A होता है। अगर हम E1 की वैल्यू को सिग्मा के टर्म्स में हम निकालें तो सिग्मा के टर्म्स में निकालने से इसी रिज़ल्ट को देखिए, क्योंकि हमें अगले रिज़ल्ट पर इसी की हेल्प से पहुंचना है। तो E1 को हम लिख सकते हैं सिग्मा 1/ε0 और सिमिलरली E2 को हम लिख सकते हैं सिग्मा 2/ε0 और इज़ इक्वल टू आपका B/A। तो इसका मतलब ये हुआ, आप एप्सिलॉन से एप्सिलॉन काट सकते हैं। सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 इज़ इक्वल टू B/A। मीन्स जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो रेडियस के रेसिप्रोकल होती है, इट्स डेंसिटी इज़ 1/R। तो जो फ्लैटन सरफेस होते हैं, फ्लैटन सरफेस के लिए R की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम। जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं, शार्प एंड्स होते हैं, वहाँ पर रेडियस छोटी होती है, तो वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है कि टू चार्ज -Q एंड +Q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स। -Q चार्ज इस पॉइंट पर रखा हुआ है और +Q चार्ज की लोकेशन ये पॉइंट है। आप अगर पॉइंट्स को देखते हैं तो x0 y0
और z इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये z एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस में है। तो कुछ स्ट्रक्चर आपकी इस तरीके से बनने वाली है। अगर मैं 3 एक्सिस यहाँ इमेजिन कर लेता हूँ और बच्चों मैंने अपनी सुविधा के लिए मान लीजिए इसको z एक्सिस मान लिया है और इसको x एक्सिस मान लिया है, इसको y एक्सिस मान लिया है, तो एज यू कैन सी दैट 0 0 a ये पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ प्लस q चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट है 0 0 a। इसी तरीके से अगर आपको 0 0 माइनस ए पॉइंट देखना है तो वो यहाँ कहीं होगा 0 0 माइनस ए पॉइंट, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई है, ये स्ट्रक्चर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया है और ये बन गया है डाइपोल का सेंटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ए होगी। अब आपसे जो पहला आंसर इनको चाहिए, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 जेड। एक तो आपको 0 0 जेड पर पोटेंशियल निकालना है और इसके साथ साथ एक आपको एक्स वाई 0 पर पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों आप बताइए 0 0 जेड जेड एक्सिस पर कहीं, थोड़ा सा मैं जेड एक्सिस को बढ़ा लेता हूँ, तो जेड एक्सिस पर यहाँ कहीं पर हम मान लेते हैं कि ये 0 0 जेड है। तो ये जो पॉइंट है ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन बनेगा और इस डाइपोल के सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों वो जेड बनेगी और आपको एक्सियल पोजीशन पर, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 0 0 जेड ये एक्सियल पोजीशन बनेगी, एक्सियल पोजीशन। और एक्सियल पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू का पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन, एक्सियल पोजीशन पर जो आपका फॉर्मूला होता है p अपॉन आर स्क्वायर, p अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सिंपली v इज इक्वल टू ये 9 इंटू 10⁻9 और p को हम लिख सकते हैं q इंटू 2l। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू तो q गिवन है और इंटू 2l, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी 2a है क्वेश्चन के अनुसार, और डिवाइडेड बाई आपका r जो कि यहाँ पर z स्क्वायर है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा करके बस यही वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है। अब दूसरा पॉइंट xy0। तो जैसे बच्चों आप देख रहे हैं कि xy0 ये xy प्लेन में रहने वाला कहीं पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा है जो कहीं xy प्लेन में होगा और xy प्लेन का हर एक पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा। तो ये जो आपका पॉइंट बनेगा xy0 ये इक्वेटोरियल पोजीशन बनेगी बच्चों, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इक्वेटोरियल पोजीशन में आपको पता है कि पोटेंशियल 0 होता है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा और इस पॉइंट पर पोटेंशियल ये होगा। इसके बाद ये बी पॉइंट हमसे चाहते हैं, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस आर। इस पोटेंशियल की डिपेंडेंस आर के साथ बताइए ए पॉइंट फ्रॉम ए ओरिजन वेयर आर बाई ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जेड जो डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, अगर इसको आर ले लें और पोटेंशियल को हम जनरल टर्म्स में लिखते हैं v इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों ये हमसे कहते हैं कि r बाई ए जो होता है वो इज़ ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि r इज़ वेरी मच ग्रेटर देन a। इसका मतलब ये हुआ कि a बहुत छोटी क्वांटिटी है, यानी a स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड। और अगर हम a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो बन जाता है v इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, और इसको हम कह सकते हैं कि v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस के साथ डिपेंडेंस है जब r बाई ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसके बाद ये हमसे सी पॉइंट चाहते हैं और सी पॉइंट में कहते हैं हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट 500। अगर हम एक स्मॉल चार्ज को 500 पॉइंट से -700
पर ले जाएं तो हाउ मच वर्क इज़ डन। अब इसके बाद फिर से दोबारा उसी तरीके से हमें ये सोचना होगा कि ये जो 2 पॉइंट हमें गिवन है ये कहाँ पर है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, प्लस एक्स एक्सिस पर, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो एक्स एक्सिस है, आप डायग्राम में ज़रा एक्स एक्सिस को एक बार ध्यान से देख लीजिए। एक्स एक्सिस इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो v इज़ इक्वल टू 0 है। इसी तरीके से -700 ये माइनस एक्स एक्सिस पर है, माइनस एक्स एक्सिस भी इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है, और अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन है तो इस पर भी पोटेंशियल 0 है। तो अगर किसी चार्ज को 0 पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल पर ले जाएंगे तो वर्क डन इज़ ऑलवेज 0, मीन्स नो वर्क इज़ डन। अब ये हमसे पूछता है कि डज द आंसर चेंज इफ़ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट्स इज़ नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर है बच्चों कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में चार्ज को हम किस पाथ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, वर्क डन इस पर डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन केवल और केवल पोटेंशियल में डिफरेंस पर डिपेंड करता है। Now students, question number 22. The following figure shows a charge array known as an electric quadrupole. For a point on the axis of quadrupole, obtain the dependence of potential on R. For R by A is much greater than 1. Contrast your result with that due to an electric dipole and an electric monopole. जैसे कि सिंगल चार्ज होता है मोनोपोल। तो ये स्ट्रक्चर जो हमें गिवन है बच्चों, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से गिवन है। यहाँ पर ऐसे 2 चार्ज हैं, यहाँ पर 1 चार्ज है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है। यहाँ बच्चों q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी q चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ -q, और ये वाला चार्ज भी -q। इसके एक्सिस पर यहाँ कोई पॉइंट p है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है। तो बच्चों हमारे सिस्टम में 4 चार्ज हैं, 1 2 3 4, तो इसलिए यहाँ पर 4 ही पोटेंशियल होंगे, एक इस क्यू चार्ज के कारण, एक इसके कारण, और 2 -q या -2q के कारण एक पोटेंशियल। इसके बाद जो नेट पोटेंशियल आप निकालोगे वो होगा V1 + V2 + V3 + V4। अब मैं आपको पोटेंशियल की वैल्यू लिख के यहाँ दिखा देता हूँ। V इज़ इक्वल टू 1/4πε0, तो बच्चों सभी में से कॉमन आ जाएगा। पहले हम इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालते हैं, तो Q/R, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ तक गिवन है R जो आप देख रहे हैं, और ये A इसमें हम जोड़ देंगे, इट इज़ R + A। फिर ये -2Q और -Q, ये -2Q हम अकेला मान लेते हैं, तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, +-2Q डिवाइडेड बाई R, और ये डिस्टेंस आपको ऑब्वियसली R गिवन है। और तीसरा पोटेंशियल Q चार्ज के कारण, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R में से A घट जाएगा, तो ये बन जाएगा R - A। अब बच्चों इसमें से आप Q भी कॉमन ले लीजिए, और आपको मिलेगा यहाँ पर Q/4πε0 और डिवाइडेड बाई 1/R + A -2/R और +1/R - A। और बच्चों इसको आप एलसीएम लेकर के सिंपली सोल्व कर सकते हो, और जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो लास्ट में आपको क्या करना है, मैं वो लास्ट वाली चीज़ यहाँ पर, अगर आप कहो तो मैं इसका आंसर लिख के ऐसे ही डायरेक्ट आपको दिखा सकता हूँ, पर आप कर लीजिए, वही अच्छा रहेगा। R/A इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1, इसका मतलब होता है कि R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A, इसका मतलब होता है कि A² कैन बी नेगलेक्टेड। तो बाद में आप उसमें से A² को नेगलेक्ट कर दीजिए और बता दीजिए कि V किस पे डिपेंड करता है।